हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश और मैं ओम चौधरी। आज हम जो फिजिक्स के पीवाईक्यूज नीट में आने वाले हैं वो पढ़ेंगे चैप्टर किसके, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड आपने सुना होगा नाम, जो ग्रेविटेशन के बाद में आता है। और आप इससे पहले जो भी सीरीज चल रही है अपनी, लाइक ग्रेविटेशन तक की वीडियोज में आशा करता हूँ कि आपने देख ली होगी, है ना। तो अब हम जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन देखेंगे वही 2014 से 24 तक जो भी क्वेश्चन आए। अब ये देखो, ये छोटा चैप्टर है तो इसमें कम क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, है ना। तो अपना इस एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी जो 10 ईयर में है लगभग 13-14 क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है इसमें क्वेश्चन नहीं आते, हर साल 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, फिक्स है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले 24 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है द मैक्सिमम elongation of the steel wire is a 1 meter or wire 1 meter if the elastic limit of the steel and Young modulus respectively, ये है, ये यहाँ पे पावर दे रखी है। ठीक है, जो यहाँ पे पावर दे रखी है ये 10 की पावर 8 है, ध्यान रखना। ठीक है, ये पावर है यहाँ पे। ठीक है, 8 इंटू 10 की पावर 8 और 2 इंटू 10 की पावर 11 दे रखा है। ये यंग मॉडुलस दे रखा है आपका, और ये आपकी इलास्टिक लिमिट दे रखी है। अब इलास्टिक लिमिट एक्चुअल में क्या होती है? एक्चुअल में आपका स्ट्रेस होती है, ध्यान रखना। जो इलास्टिक जो लिमिट होती है वही आपका क्या होती है बेटा? स्ट्रेस होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्ट्रेस आपको दे रखा है एक तरह से, ध्यान रखना। या फिर यूनिट से भी देख सकते हो, स्ट्रेस दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो स्ट्रेस आपको दे रखा है और यंग मॉडुलस भी आपको दे रखा है। तो y की वैल्यू भी आपको दे रखी है, वो दे रखी है आपको 2 इंटू 10 की पावर 11 और स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस दे रखा है आपको 8 इंटू 10 की पावर 8 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम एलोंगेशन, और एल भी दे रखा है आपको 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, मैक्सिमम एलोंगेशन पूछ रहा है, तो आपको पता होगा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, जो हमें ऑलरेडी गिवन है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट गिवन है स्ट्रेस की। और स्ट्रेन को क्या लिखते हो? डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। ये क्या है? एलोंगेशन, ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ। तो y इक्वल टू, अब डेल्टा एल ही निकालना है अपने को, एल ऊपर चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेस हमें गिवन है, F अपॉन ए की फॉर्म में स्ट्रेस हमें गिवन है, एल ऊपर आ जाएगा, लेंथ ऊपर आ जाएगी और y नीचे आ जाएगा, डेल्टा एल इधर चला जाएगा। तो बस ये नॉर्मल ऐसे फॉर्मूले को तौर आउट करना है अपने को। तो देखो डेल्टा एल का फॉर्मूला बन गया क्या? स्ट्रेस इंटू एल अपॉन वाई, जो कि तीनों वैल्यूज आपको गिवन है। स्ट्रेस कितना है? स्ट्रेस है 8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू एल अपना 1 मीटर और वाई अपना 2 इंटू 10 की पावर 11। ओके, तो ये डेल्टा एल है। ठीक है, अब देखो यहां से ये कट रहा है, ये कितने टाइम? 4 टाइम, और 11 है, ये हो गया कितना? 11 में से ये तो 3 बच जाएगा, मतलब तो 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में आ गया। अब 10 की पावर -3 मतलब mm में लिख सकते हो कितना? 4 mm। तो ये 4 mm आपका आंसर आएगा। देखो ध्यान रखना, ये 4 mm आपका आंसर, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है आपको। ठीक है, तो इसको mm में लिखोगे तो 4 mm लिख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, समझ गए? तो सिंपल सा ये फॉर्मूला था आपका, बेसिक फॉर्मूला था, इसी से क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब है ये क्वेश्चन, ए मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस दे रखा है। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखा है। लेंथ आपका 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 10 की पावर -3 दे रखा है, और हीटेड टेम्परेचर ये दे रखा है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है। ठीक है, विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग नहीं है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन। तो कंप्रेसिव फोर्स मतलब इसमें फोर्स बताना है आपको। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें देखो किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। यंग मॉडुलस आपको दे रखा है, ठीक है, 0.5 इंटू 10 की पावर 11। इसके अलावा आपके पास थर्मल कोएफिशिएंट दे रखा है, अल्फा दे रखा है 10 की पावर -5। ठीक है, सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, अल्फा की वैल्यू सेंटीग्रेड इनवर्स में होती है। लेंथ दे रखा है आपको 1 मीटर दे रखा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है 10 की पावर -3। ये आप पहले डेटा कलेक्ट कर लेना ऐसे। और डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, वो कितना दे रखा है? 100 से 0, तो मतलब 100 डिग्री
सेंटीग्रेड आपको दे रखा है, ठीक है। अब फोर्स पूछ रहा है, वो कंप्रेसिव फोर्स पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। तो स्ट्रेस निकालोगे तो फोर्स इंटू, ये देखो कंप्रेसिव फोर्स निकालना है आपको, तो आपको पता है ना स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता था, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता था फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो चीज कंप्रेस्ड हो रही है ना, उसमें एक फोर्स लग रहा होगा और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो यहां से आप स्ट्रेस, तो आपको स्ट्रेस मिल गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल गया यदि, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल गया, तो फोर्स निकालना है तो इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया कर दोगे, एरिया आपको गिवन है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस पे फोकस करो, आपको निकालना है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस इन वैल्यू से कैसे निकलेगा, देखो आपको ये पता होगा कि y इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, y इंटू स्ट्रेन करोगे, y इंटू स्ट्रेन करोगे। और कौन सा, अब देखो यहां पे कंप्रेशन हो रहा है तो ध्यान रखना लॉन्गिट्यूडनल होगा, ये ध्यान रखना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा यहाँ पे, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, तभी जाके आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकलेगा ये। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस निकलेगा, ध्यान रखना आपका, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए अब ये ध्यान रखना आपके कि ये चीज निकालना है आपको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है। तो ये अब जब भी टेम्परेचर वाली बात होती है तो ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज आपको कि जब भी थर्मल स्ट्रेस होता है ना, थर्मल स्ट्रेस इक्वल होता है हमारा थर्मल स्ट्रेन, ध्यान रखना वो होता है अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से थर्मल स्ट्रेन जो होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर होता है, ध्यान रखना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के इक्वल होता है। अब यहां से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना मतलब थर्मल स्ट्रेन निकाल लो एक बार, ठीक है। थर्मल स्ट्रेन निकाल लिया आपने, इसका मतलब आपके पास क्या मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल जाएगा। तो थर्मल स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए आपको वैल्यूज दे रखी है, देखो अल्फा दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है। थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये निकालोगे तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन निकल जाएगा और इसी को क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखो अल्फा कितना है, अल्फा 10⁻⁵ और डेल्टा टी कितना है, टेम्परेचर आपका 100, ठीक है। ये वैल्यू ध्यान रखना कि ये सेंटीग्रेड इनवर्स में है और ये भी सेंटीग्रेड में ही होना चाहिए, ये केल्विन में है तो सेंटीग्रेड में कर लो पहले, ठीक है। दोनों की यूनिट सेम है तो आप दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपका पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया, यहां से कितना आ गया 10⁻² और 10⁻³ तो 10⁻³ हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया। अब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अब देखो इसका मतलब क्या है, इस स्ट्रेस का मतलब ये ध्यान रखना, जो आप यहां पे लिख रहे हो ना, एक तरह से यहां पे लिख रहे हैं ना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन में बोल रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। कोई भी चीज को, किसी भी चीज को इलोंगेट करते हैं हम, तो या तो हम कंप्रेस करेंगे तो उसमें इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ कमी ज्यादा आएगी क्योंकि उसका एरिया बढ़ेगा, है ना, तो लेंथ में कुछ ना कुछ कमी आएगी। इसको इलोंगेट करोगे तो हो सकता है इसमें जो वो है, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाए क्योंकि लेंथ बढ़ गई है, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, तो ये एरिया वगैरह में चेंजेस होते हैं। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तब आता है जब इसमें कोई कंप्रेसिव चीज लग रही हो या फिर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है, वो जो स्ट्रेस है उसको क्या लिखोगे, देखो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कंप्रेस कर रहे हैं उसको, है ना, मतलब इलोंगेट हो रहा है तो उसके एक तरह से कंप्रेस्ड हो रहा है एरिया उसका। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इक्वल होगा आपका y इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये स्ट्रेन ही है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम निकाल चुके हैं, तो y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस निकल के आ जाएगा, स्ट्रेस निकल के आ जाएगा, मतलब ये कंप्रेसिव वगैरह ना समझो तो समझो स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। तो y कितना है यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻11 और ये कितना है आपका L, मतलब ये है 10⁻³ तो 10⁻³। तो यहां पे देखो सॉल्व करने से आ रहा है आपका स्ट्रेस कितना आ गया, आपके पास स्ट्रेस आ गया, ये 3 से कंबाइंड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो 0.5 इंटू 10⁸ आ गया ये, ठीक है। तो ये स्ट्रेस आ गया। अब ये स्ट्रेस आ गया तो अपने को क्या चाहिए था, स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया है आपके पास,
तो यहां से आराम से आपके पास ये फोर्स निकल के आ जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस आपके पास ये आ गया 0.5, इधर लिखता हूं, ठीक है, 0.5 इंटू 10⁻8, और एरिया कितना था, एरिया देखो 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ तो यहां से फोर्स आ जाएगा आपका पास, फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ये वापस कंबाइंड हुआ तो 10⁻5, 8 कितना हुआ 5 आ गया, तो 10⁻5 आ गया और 0.5। कौन सा मैच हो रहा है इसमें से, ऑप्शन देख लो, 0.5, 0.5 अच्छा ये कहते हैं 5 है ना, तो इसको लिख सकते हो कंबाइंड करके 50 इंटू 2 छोड़ के पॉइंट लगे तो 50 इंटू 10⁻3, 50 इंटू 10⁻3, बी आंसर आ रहा होगा आपका। ठीक है, यही है ना 0.5 इंटू 10⁻5 को हम लिख सकते हैं ना 50 इंटू 10⁻3, तो ये हो गया। तो इसको क्या लिख दिया हमने 50 इंटू 10⁻3, क्योंकि ऑप्शन में ये था ये नहीं था, है ना, तो हम ऐसा कंबाइन कर सकते हैं, तो बी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, एक तो थर्मल स्ट्रेन जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन तो आ गया आपके पास, y से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस आया तो स्ट्रेस को हम फोर्स इंटू एरिया लिख सकते हैं। फोर्स को कैसे निकालोगे, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया किया मैंने तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई फोर्स की, तो ये कंप्रेसिव फोर्स आएगा जो आपको इसमें डेवलप हो रहा होगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट, तो ध्यान रखना ऐसे चीजों को कैसे, पहले डेटा लिख लेना आप, उसके बाद में ही कैलकुलेशन करना। ओके, चलो नेक्स्ट। अब लेट्स ए वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग ए रिज्ड सपोर्ट एंड स्ट्रेच बाय ए वेट, इस वेट से ये खींच रहा है अटैच टू द फ्री एंड। ओके, ठीक है, और फ्री एंड तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एनी पॉइंट क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछ रहा है भाई वो। ठीक है, तो स्ट्रेस का मतलब अभी मैंने बताया था कि फोर्स और कौन सा परपेंडिकुलर फोर्स और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक रोड मान लो ऐसे, ठीक है, क्या है रोड है, क्या है, ठीक है सेलिंग है, ठीक है, ओके सेलिंग मान लो या फिर रोड मान लो, लटकना होना चाहिए, तो ऐसे लटक रहा है, तो इसमें वेट कितना लग रहा है, W, है ना, ये वेट अपना क्या है, वेट क्या होता है अपना mg होता है, तो वो बोल रहा है ये वेट लग रहा है, इसका मतलब ये फोर्स ही तो लग रहा है उसमें, यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स को ही तो बोलते हैं हम वेट, है ना, तो ये W इसमें नीचे लग रहा है और इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जो वो आपको गिवन है A, है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये F की जगह हम क्या लिखेंगे W, वेट आ गया, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A, तो W अपॉन A, तो W अपॉन A, ये W अपॉन A है भाई, ध्यान रखना W अपॉन A, ये आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था इसमें और कुछ नहीं, बस समझना था कि अच्छा कोई किसी चीज पे वेट नीचे लग रहा है, इसका मतलब वही फोर्स का काम कर रहा है वहां पे, फोर्स का काम, और किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा होगा तो फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स कौन सा है, वेट, उसका खुद की वेट की वजह से कोई एलोंगेशन आ रहा होगा। मैं इस चीज को है ना ऐसे काफी टाइम तक रख दूं, है ना, तो काफी इनफाइनाइट टाइम के बाद में कुछ ना कुछ एलोंगेशन आ जाएगा इसका, क्योंकि पूरा का पूरा वेट इधर की तरफ लग रहा है इसमें, है ना, तो ऐसे कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे द अमाउंट ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए स्टील वायर ऑफ द लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ दे दिया है, स्ट्रेस बाय द 1 mm, ये डेल्टा एल की वैल्यू दे दिया, ये एल की वैल्यू दे दिया है, द यंग मॉडुलस, ये यंग मॉडुलस दे दिया है, पर यूनिट एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखो, वहां पे पर यूनिट एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते थे और वो क्या आता था, हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये होता था, ध्यान रखना। ठीक है, और ये क्या होता था आपका, ये जो U होता था ना, वो टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब एनर्जी पर वॉल्यूम, यही होता था हमारा, ध्यान रखना। और इसी के बारे में पूछ रहा है वो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल u, है ना, तो ये कैपिटल U बोल दो या E बोल दो, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को ही ये बोला जाता था हमारा। ठीक है, और यही पूछ रहा है वो, तो स्ट्रेस स्ट्रेन निकालने के लिए अब देखो हमें एक रिलेशन ऑलरेडी पता है y इक्वल टू, क्योंकि y दे रखा है ना इसमें,
तो y इक्वल टू हमें पता है, और इसमें डेल्टा एल अपॉन एल दे रखा है, तो डेल्टा एल अपॉन एल से स्ट्रेन आ जाएगा, मतलब स्ट्रेस हमें पता करना पड़ेगा। स्ट्रेस पता करने के लिए क्या करो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम y बोलते हैं, यंग मॉडुलस बोलते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेन स्ट्रेस में ये रिलेशन हमें पता है, तो यहाँ पे स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस को लिखते हो y इंटू स्ट्रेन, है ना, y इक्वल टू स्ट्रेन स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं। तो यहां पर स्ट्रेस की जगह ये लिख सकते हैं हम, तो इसको वापस मॉडिफाई करें तो ये लिख सकते हैं हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन एक ये है, एक इसकी जगह रख दिया हमने पूरा, तो स्ट्रेन स्क्वायर हो गया है, तो हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर हो गया। अब स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर, और ये y है, ये 1/2 है। अब इसमें वैल्यूज पुट करना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो 1/2 y कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 11, 2 इंटू 10 की पावर 11 इंटू डेल्टा एल। अच्छा, एल और डेल्टा एल की ध्यान रखना, यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो इसको भी mm में कर लो या इसको सेंटीमीटर में कर लो, ताकि है ना यूनिट से यूनिट कर सके। तो मैं इसको ही डेल्टा एल है ना, तो डेल्टा एल ऊपर आता है 1 अपॉन, इसको सेंटीमीटर में कर लेता हूं, तो इसको क्या लिखूंगा 1 mm को 1/10, ये सेंटीमीटर में हो गया, तो 1/10, और डेल्टा एल आता है यहाँ पे डेल्टा एल, तो डेल्टा एल कितना है 100, तो वो 100 आ गया आपका, और इसका स्क्वायर करना है, तो देखो 10 की पावर 3 हो गया, ऊपर जाएगा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 चला गया, तो यहाँ पे बचा 10 की पावर 11, और यहाँ पे 10 की पावर 3 ऊपर गया, माइनस का हुआ, 10 की पावर 3 का स्क्वायर किया, माइनस का 10 की पावर -6 हो गया, 11 और -6 कितना बचा 5, तो 10 की पावर 5 आंसर आएगा, ये आंसर आ गया भाई इसका, ठीक है, समझ गए ना। तो बस मॉडिफाई करना होता है कुछ ना कुछ, ये हम बेसिक सीख चुके होते हैं। और ये अब देखो दो फॉर्मूले को इंक्लूड कर दिया, नीट में इतना आएगा कि एक या फिर दो फॉर्मूले को कंबाइन करके कुछ ना कुछ पूछ रहा होगा, लास्ट में वैल्यूज पुट करना है, पहले डेटा कलेक्ट कर लेना कि क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, आप करेक्ट तरीका लगाओगे एकदम एक्चुअल में परफेक्ट आंसर आएगा। ओके चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, यहां पे है असेसन रीजन वाले क्वेश्चन है, और ये 22 में आया हुआ है। तो द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग, देखो यहां पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। ये बोल रहा है कि जो इसमें स्ट्रेचिंग होती है स्प्रिंग में, वो डिफाइन कर सकते हैं हम स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो कंप्रेसिव, लॉन्गिट्यूडनल, ये सारी अलग अलग वर्ड्स है ना। टेंसाइल में क्या होता था, टेंसाइल में किसी भी चीज पे है ना फोर्स लग रहा होता था उसके एरिया का परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता था एक तरह से, ठीक है। एक दूसरा होता था हमारा शेयर वाला, शेयर वाले में क्या होता था, उसमें उसके सरफेस के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगता था, ठीक है। एक कंप्रेसिव होता था, फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगता था, उसको कंप्रेस कर रहे होते थे, है ना। एक लॉन्गिट्यूडनल उसके एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा होता था क्रॉस सेक्शन के, और एक होता था उसके सरफेस के पैरेलल लग रहा है कोई फोर्स, तो उसमें शेयर स्ट्रेस आता था, है ना। लाइक यहाँ पे आपने बोर्ड में भी देखा होगा या फिर कई बार है ना मॉड्यूल्स में भी पढ़ाते हैं तो देखा होगा कि एक बॉक्स था इस टाइप का, ठीक है, और जब इसके इधर की साइड फोर्स लगाया गया तो वो थोड़ी देर बाद में इस टाइप की शेप गेन कर लिया वो, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा फाई एंगल का डिफरेंस आया आपका कुछ फोर्स लगाने पे, है ना। तो tan फाई लेके फिर हम पता करते हैं, तो वो शेयर स्ट्रेस से ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर मॉडुलस ऑफ द प्लस, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्प्रिंग में क्या होता है, जो स्प्रिंग की ऐसे वाइंडिंग होती है, ठीक है, तो उस वाइंडिंग में जब भी ऐसा उसमें एलोंगेशन या कंप्रेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो वो उसके मटेरियल में जो उसका डायामीटर है, स्प्रिंग जाके ऐसे घूम के कहीं खत्म हो रही होगी, तो उसका जो डायामीटर है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ना उसकी लेंथ में कोई चेंजेस आता, तो आता किसमें, उसकी शेप में आता है, तो शेप में, इसीलिए वो बोल रहा है कि शेयर स्ट्रेस की वजह से हम बता सकते हैं इसमें जो स्ट्रेचिंग होती है वो शेयर मॉडुलस आता है, बिल्कुल आता है, सही बात है, ये परफेक्ट है। इसका रीजन देखते हैं, ए कॉइल ऑफ स्प्रिंग कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द स्टील स्प्रिंग ऑफ द सेम डायमेंशंस। नहीं, ये इसका रीजन तो पहली बात तो है ही नहीं, दूसरी बात ये जो रीजन है वो है भी गलत, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि ध्यान रखना कॉपर ज्यादा टेंसाइल नहीं होता है, ज्यादा कौन होता है, ये होता है अपना, इसमें दूसरा कौन सा दे रखा है, स्टील।
स्टील ज्यादा होता है कॉपर से, ध्यान रखना। यहाँ पे है किसका दिखा रहा है, कॉपर का और स्टील का। यहाँ पे दो चीजें बता रही है, एक तो कॉपर बता रहा है कि स्टील बता रहा है। तो स्टील ज्यादा टेंसाइल होता है और कॉपर कम होता है, और ब्रास उससे भी कम होता है, और एल्यूमिनियम सबसे कम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से टेंसाइल स्ट्रेंथ इस तरीके से इनके, है ना। तो स्टील की सबसे ज्यादा होती है, मतलब इनकी ज्यादा होती है इनके कंपैरिजन में, ब्रास और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये रीजन गलत है, ध्यान रखना, जबकि ये ज्यादा मोर टेंसाइल होता है। तो इसमें क्या होगा, ए, दोनों तो ट्रू है नहीं, है ना, दोनों ट्रू है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, इसका एक्सप्लेनेशन तो कोई दे ही नहीं रहा, ठीक है। ए इज अ ट्रू और आर इज अ फॉल्स, बिल्कुल सही बात है, सी आंसर आएगा इसमें। ए बिल्कुल सही है और आर गलत है ही गलत, वो रीजन तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा, लेकिन है भी गलत, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो सी इसका आंसर आएगा, स्टील मोर टेंसाइल होती है। चलो नेक्स्ट, इसमें है एक वायर एल लेंथ का है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, हैंगिंग फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट, द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू L2, L1, यहां तक L1 चेंज होती है इसमें, ठीक है, L1 तक उसकी लेंथ हो जाती है, ठीक है। अब बोल रहा है मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द इट्स फ्री एंड से सस्पेंडेड है। तो इसमें बताना है, तो यंग मॉडुलस किसके इक्वल होगा। अच्छा भाई, यंग मॉडुलस वही वापस फॉर्मूला, y इक्वल टू क्या आएगा भाई, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाई, ये तो स्ट्रेस हो गया, है ना, और स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, ये होना चाहिए। अब देखो वो बोल रहा है कि कोई वायर है एल लेंथ का है, पहले उसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, बाद में इलोंगेशन हो गया और कितना हो गया वो, अप टू L1 तक हो गया। तो डेल्टा चेंज, डेल्टा एल कितना आया, डेल्टा एल आ गया आपका L1 माइनस एल, ये आ गया है, ठीक है। इसका खुद की वेट की वजह से लग रहा होगा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स कौन है यहाँ पे, वेट है, कितना है mg, नीचे लटका हुआ है ना ऐसे, तो इसका फोर्स कौन हुआ, वेट हुआ, है ना। तो ये आपका वेट हो गया mg। चलो ये फोर्स मिल गया, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर लेंगे अभी, देखते हैं, ठीक है। और यंग मॉडुलस पूछ रहा है वो, ठीक है, निकाल दो भाई, इसमें क्या है, उसमें से कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही दे रखा है इसका, उसमें कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है। तो फोर्स क्या है हमारा, mg है, डिवाइड में देखो इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखोगे FL अपॉन ए डेल्टा एल, इसको, क्योंकि ये इसके पास चला जाएगा, ये इधर, तो F क्या है हमारा mg, L आपका L ओरिजिनल लेंथ वो L है, कैपिटल L है, डिवाइड में ए ही है, और डेल्टा L क्या है हमारा, वो L माइनस L1 है, L1 माइनस L है। तो ये आपका यंग मॉडुलस आएगा। तो ये किस में मैच हो रहा है, mg कैपिटल L a अपॉन L माइनस 1, ये इसमें मैच हो रहा है, mg इसमें, ध्यान रखना, ऊपर ओरिजिनल लेंथ ही आएगी, बस इसमें ओपन ही करना था, फॉर्मूले में पुट करना था और आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये लॉकडाउन की बात है, तब डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आ गया था इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट, two wire made of a same material and having a same volume, the first wire has cross section area A। देखो वायर दो हैं, तो यहां पे लिख लो कि वायर A और वायर 2, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब आपको ये चीजें देखनी है कि सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फर्स्ट वायर क्रॉस सेक्शन एरिया A है और सेकंड वायर क्रॉस सेक्शन एरिया 3A, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल, इसमें डेल्टा एल लेंथ इंक्रीजमेंट होता है तो वहां पे फोर्स डेवलप होता है F, ये बोल रहा है। तो हाउ मच फोर्स विल बी नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट, और इतनी डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज करना है इसको, तो बताइए F डैश कितना होगा, मतलब नया फोर्स कितना होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो कुछ कंपैरिजन वाले, जब भी मैंने बोला था दो कंडीशन दे दे आपको, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों की इक्वेशन बनाओ, डिवाइड कर दो, अपने आप ही पता चल जाएगा। अब हमें पता है ये सेम मटेरियल है, मतलब इसकी डेंसिटी भी सेम है, डेंसिटी सेम है, इसका मतलब यंग मॉडुलस इनका सेम है दोनों का, ये ध्यान रखना, ठीक है। बोल रहा है ना वो सेम मटेरियल का मतलब यंग मॉडुलस सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे यंग मॉडुलस का यूज कर लो। यंग मॉडुलस के लिए अभी फॉर्मूला देखा था आपने, क्या लिखा था,
एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो ये फर्स्ट वायर के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो y1 f1 l1 a1 डेल्टा l1, ठीक है। और ऐसे ही मैं दूसरे वाले के लिए लिखूंगा y2 इक्वल टू एफ f1 f2 l2 अपॉन a2 डेल्टा l2। दोनों इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, सारी की सारी उठा के यहां से अपने आप निकल जाएगा। इसका f ध्यान रखना, इसका f डैश निकालना है हमें, तो f डैश निकाल लोगे। उस सेकंड वाले में फर्स्ट का डिवाइड दे दो। तो देखो यहाँ पे दोनों को डिवाइड दे हम, तो मैं सेकंड वाले में पहले वैल्यूज रख रहा हूं, ठीक है। सेकंड वाले में पहले वैल्यूज रख रहा हूं, f डैश जो हमें निकालना है, फिर यहाँ पे l इसकी लेंथ, जो वॉल्यूम ही सेम है तो अच्छा वॉल्यूम सेम है ना इसका, देखो यहाँ पे वॉल्यूम सेम है क्योंकि l के बारे में अभी नहीं पता हमें कि l कितनी है, l के बारे में नहीं, डेल्टा l के बारे में जरूर पता है हमें, l के बारे में नहीं पता। तो देखो l कैसे निकालोगे, क्योंकि वॉल्यूम दोनों के बराबर है, तो वॉल्यूम को क्या लिखोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो इसकी l लेंथ मान लेते हैं, इस वाले वायर की l लेंथ है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखोगे आप 3a इंटू L2। तो यहाँ पे L2 पता चल जाएगा कि L2 कितना है, L1 तो हमने L मान लिया, तो L2 पता चल जाएगा कितना। तो देखो a से a कट गया, तो L2 आ गया आपका L/3, तो ये आया है L/3, ठीक है। तो इसकी लेंथ L/3 आ गई, तो ये लो भाई L/3, इसमें लेंथ आ गई है। डिवाइड A2 कितना है यहाँ पे, A2 है 3a, ठीक है। और फिर डेल्टा L ही है, ठीक है। ये अपना एक आ गया। दूसरा फर्स्ट वाले में, इस फर्स्ट वाले में रखो, फर्स्ट वाले में यंग मॉडुलस 1 ही है, ठीक है। और F आपका F है, फोर्स आपका यहाँ पे F है, L कितना है, L ही है, और A है, और डेल्टा L है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो क्या कट रहा है, यहां से a से a कट रहा है, डेल्टा L से डेल्टा L, और L से L कट गया, L से L कट गया, 1/9 हो गया, y से y कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/1 इक्वल टू f डैश अपॉन 9f। ये f बचा, यहाँ पे f डैश था, ये 3 और 3 9 हो गया। तो f डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, f डैश की वैल्यू आ गई 9f। तो ये किस ऑप्शन में मैच हो रहा है, ये इसमें मैच हो रहा है। तो 9 टाइम्स लेना पड़ेगा फोर्स को, तब जाके सेम स्ट्रेंथ डेवलप होगी, ध्यान रखना, सेम एलोंगेशन डेवलप होगा उसमें। तो 9 टाइम्स लेना पड़ेगा पहले वाले फोर्स के कंपैरिजन में, समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस करने आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, द बल्क मॉडुलस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका बल्क मॉडुलस B दे रखा है, ओके। और सब्जेक्टेड यूनिफॉर्म प्रेशर P आपका कांस्टेंट है, P लगा हुआ है, प्रेशर है, ठीक है। द फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन द रेडियस, तो डिक्रीमेंट इन द रेडियस, अच्छा बल्क मॉडुलस और प्रेशर के बीच में आपको रिलेशन पता होगा। क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है आपका P अपॉन प्रेशर अपॉन डेल्टा V अपॉन V, है ना, माइनस साइन में होता है, बट वो माइनस डिक्रीमेंट को दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है आपके पास, ठीक है। तो यहां पे मैं डेल्टा V अपॉन V को क्या लिख सकता हूं, P अपॉन बल्क मॉडुलस। अब चेंज इन वॉल्यूम तो दिख रहा है, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम का नहीं पूछ रहा वो, यहाँ पे बोलता कि वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा होता ना सिर्फ वॉल्यूम, तो आप सिंपल सा आंसर बता देते, क्या, P अपॉन B, फर्स्ट आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडियस है, तो इसका मतलब रेडियस का वो देखना पड़ेगा हमें फ्रैक्शन। ये किसका है, वॉल्यूम का फ्रैक्शन है। अच्छा वॉल्यूम का फ्रैक्शन, और यहाँ पे स्फेरिकल है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे लिखते हो, 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो इसका आपको इसका फ्रैक्शन लिखना आना चाहिए। देखो कैसे लिखते हो, लाइक मैं एरर में भी बताया हूं कई बार कि एरर में जब भी ऐसे आते हैं तो ये जो कांस्टेंट होते हैं इनको छोड़ दिया करो, और ये 3 पावर है, पावर आगे आ जाती है, इसको डेल्टा r अपॉन r लिख सकते हैं। तो देखो इसका डिक्रीमेंट, इसका कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन, डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू, ये कांस्टेंट हटा दो, ये 3 पावर है, 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा r अपॉन r, ठीक है। ये फ्रैक्शन लिखना मैंने एरर में सिखाया, बेसिक मैथ्स में भी सिखाया हुआ है। तो ये हो गया। अब ये देखो डेल्टा r अपॉन r की वैल्यू आ गई हमारे पास, यही पता करना है हमें। तो डेल्टा V अपॉन V की जगह हम ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसमें पुट कर दो, तो 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू P अपॉन B, ठीक है। अब ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई में, हमें डेल्टा r अपॉन r की वैल्यू चाहिए,
तो 3 डिवाइड में चला गया, तो डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, P अपॉन 3B। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये किस में मैच हो रहा है, ये B के अंदर मैच हो रहा है। समझ गए? इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं, बड़े इजी होते हैं, बट थोड़ा सा समझना होता है। समझ गए? ओके, चलो भाई, वेल एंड गुड। नहीं, ये थोड़ी आ रहा है इसमें आंसर, देखो P अपॉन बी ये आ रहा है, P ऊपर है, देखो थोड़ा सा ही कंफ्यूज कर सकता है वो आपको, है ना, P अपॉन 3B, P अपॉन 3B, यहां पे B अपॉन 3P है, ध्यान रखना, ये आंसर आ रहा होगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ फॉर टू मटेरियल्स X and Y. It is observed that the ultimate strength point P and fracture point are close to the each other of X material. Okay, ठीक है, apart but are far apart for the Y. अच्छा, Y के लिए तो दूर दूर है, कौन से पॉइंट, स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट। X के लिए तो पास पास में है और Y के लिए दूर दूर है। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हो, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ आपने कभी देखा होगा, तो इस तरीके से चलता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, इधर स्ट्रेन इधर स्ट्रेस। तो ये पहले तो है ना, इसमें तो इलास्टिक लिमिट होती है, आप किसी भी चीज को ऐसे करते हो वापस उसी शेप में आ जाता है, वो होती है आपकी इलास्टिक। देन उसके बाद में प्लास्टिक स्टार्ट हो जाती है, फिर फ्रैक्चर पॉइंट मतलब ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है यहाँ पे, है ना, फिर आपका यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट स्टार्ट हो जाती है और फिर ऐसा होता है, ये आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाती है, ध्यान रखना, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाती है और यहाँ पे आपका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, ये प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक का आगे का। ठीक है, और इससे पहले इलास्टिक रीजन होता है। इस इलास्टिक रीजन में इस हुक्स का जो रूल होता है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, वो यहाँ पे बताता है, ये रिलेशन बताता है वो कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे, ध्यान रखना। और इसी में इलास्टिक लिमिट आती है, जो कांस्टेंट लेते हैं ना यंग मॉडुलस वगैरह, ये तो इलास्टिक कोफिशिएंट इसी में आता था, वो इसी रीजन में। तो ये वाला तो कुछ ग्राफ होता था, तो वो इसके लिए बोल रहा है कि एक्स मटेरियल में है ना, ये यूएस एंड एफ के बीच में ना कम डिस्टेंस है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में कम डिस्टेंस है, और वाई में यूएस और एफ के बीच में थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब है यूएस और एफ के बीच में, मतलब फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बीच में कम डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि वो सॉफ्ट है और वो ब्रिटल है, एक तरह से ध्यान रखना, वो ब्रिटल है और वो इजीली ब्रेक हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फ्रैक्चर पॉइंट ही पास में है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद में तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा वो। तो ये क्या है, ब्रिटल है, ध्यान रखना। तो एक्स आपका क्या हुआ, ब्रिटल हो गया, ये ब्रिटल मटेरियल है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ और इसके फ्रैक्चर के बीच में थोड़ी डिस्टेंस है। इसका मतलब उसको, वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं है, वो थोड़ा है ना, उसको मतलब तोड़ने के लिए, थोड़ा ब्रेक करने के लिए थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा हमें, स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस डेवलप ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, तो वो अपना क्या होगा बेटा, वो ध्यान रखना, वो अपना डक्टाइल होगा ये। तो ये डक्टाइल होगा और ये ब्रिटल होगा। तो एक्स ब्रिटल है, तो वो पूछ रहा है कि एक्स एंड वाई, तो एक्स पहले है, तो एक्स क्या है, ब्रिटल है, तो एक्स ब्रिटल, देखो इन दोनों में ये है, और वाई क्या है, डक्टाइल है, तो एक्स क्या है, डक्टाइल रहेगा आपका। प्लास्टिक रीजन तो यही रहता है, इसी के बीच में रहता है, तो वो ध्यान रखना। ये दोनों पॉइंट इस तरीके से आपको समझना है, समझ गए? ये इलास्टिक, ये प्लास्टिक, इधर आपका डक्टाइल और ब्रिटल की कंडीशन बताओगे आप अकॉर्डिंग टू ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से। देखो, when a block of mass m is suspended by the long wire L length है, और length of the wire become L plus small l, ये small l है, ठीक है, ये I नहीं है, small l है, ठीक है। The elastic potential energy stored in the extension wire, ठीक है, एक्सटेंडेड वायर में कितनी एनर्जी डेवलप होगी वो पूछ रहा है। ओके, अभी हमने देखा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाला, है ना, स्मॉल यू, जिसको इलास्टिक एनर्जी भी बोलते हैं, है ना। तो यू देख रहे थे, ये यू क्या होता है, ये कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम होता है, ये है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और इसका फॉर्मूला हम क्या देख रहे थे, हाफ इंटू
स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये होता है आपका। ठीक है, हम इजीली तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखो हाफ स्ट्रेस, स्ट्रेस लग रहा है तो स्ट्रेस में क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन में क्या होता था, डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। और यू निकालना हमें तो वॉल्यूम को उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हाफ इंटू एफ डेल्टा एल अपॉन ए एल, ए और एल, और वॉल्यूम क्या लिखोगे, वॉल्यूम को क्या लिखोगे, ए इंटू एल, अरे क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई लेंथ लिखोगे तभी तो जाके वॉल्यूम आएगा आपका। तो एल से एल कट गया एक तरह से, तो आपका ये भी तो आप एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हो ना। और याद रखना एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, एफ इंटू डेल्टा एल। अब ये डेल्टा एल है, ये क्या है, इलोंगेशन, इलोंगेशन वाली है ना, लेंथ है। ठीक है, तो ये आया है आपका एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहां पे फोर्स क्या है, खुद के वेट की वजह से लग रहा है, तो फोर्स क्या है, mg है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, हाफ mg, और डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल है इस लेंथ में से एल माइनस कर दो, तो डेल्टा एल क्या है, अपनी स्मॉल एल है, तो यहाँ पे स्मॉल एल मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना कैपिटल एल मत लिख देना। तो हाफ mgl, कौन सा रिलेशन मैच हो रहा है, बी या सी, तो बी होगा, ध्यान रखना कैपिटल एल नहीं देंगे, ओरिजिनल लेंथ नहीं आएगी, स्मॉल एलोंगेशन वाली लेंथ आएगी, ध्यान रखना कि कितना एलोंगेट हुआ है। तो ये आपका आंसर आएगा बेटा, समझ गए, वेल एंड गुड। ऐसे करना है, तो एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी, इसको या फिर है ना इलास्टिक एनर्जी बोले, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ध्यान रखना इन दो, इसके बीच में ये कैसे ओपन होता है। हमें इलास्टिक एनर्जी नहीं पूछ रहा है वो, हमें पूछ रहा है एक्चुअल एनर्जी, उसमें कितनी एनर्जी रह गई है एलोंगेशन के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म होने वाला है, लास्ट एक या दो क्वेश्चन और रहे हैं अपने। ठीक है, अब देखो यहां पे दिखा रहा है कॉपर ऑफ मिक्स्ड वॉल्यूम V इज ड्रॉन इनटू द वायर लेंथ L। ठीक है, ये V वॉल्यूम है, L लेंथ है। When this is subjected to a constant force, यहाँ पे ये इस फोर्स से इसको खींचा जा रहा है, जो भी है सब इस पे लगाया गया है। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द डेल्टा एल, डेल्टा एल इसमें एक्सटेंशन होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन किस किस के बीच में ग्राफ आ रहा होगा ये पूछ रहा है। यहां पे देखो डेल्टा एल और 1/L 1/L स्क्वायर, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। देखो डेल्टा एल और एल के बीच में रिलेशन निकालना है तुम्हें तो। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है कि रिलेशन जो भी आएगा, फिर हमें स्ट्रेट लाइन करना है, वो बात की बात है कि कैसा करना है हमें, है ना। पहले ये चीज समझो कि डेल्टा एल एल के बीच में रिलेशन निकालना है ऑप्शन को देख के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि वॉल्यूम है, यहाँ पे ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम को क्या लिखते हो, ए इंटू एल लिखते हो, ये ध्यान रखना। ओके, अब दूसरी चीज यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स लगता है तो y इक्वल टू क्या लिखते हो, F अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ऊपर चला जाएगा L। यहां पे ये डेल्टा एल एल के बीच में हम रिलेशन निकाले तो देखो डेल्टा एल इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ अपॉन वाई इंटू एल अपॉन ए आ रहा है। अच्छा, एफ तो कांस्टेंट है, बोल रहा है ना कांस्टेंट है, वाई यंग मॉडुलस वो भी कांस्टेंट है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ए डिपेंड करेगा जरूर इसमें, है ना, तो ए पे जरूर डिपेंड हो सकता है ये, अभी ए आ रहा है इसमें, और यहाँ पे डेल्टा एल इधर जा चुका है। ए की वैल्यू मैं कैसे रखूं इसमें, देखो वॉल्यूम वी है ना, फिक्स्ड, वो भी कांस्टेंट है, तो ए को क्या लिख सकता हूं मैं, ए को लिख सकता हूं वी अपॉन एल, ये एल डिवाइड में गया तो ए को लिख सकता हूं ना वी अपॉन एल, तो वी अपॉन एल, तो ये क्या हुआ एफ अपॉन वाई, और यहां पे क्या लिखूंगा ए की जगह वी अपॉन एल, तो एक एल ऊपर है, एक एल और चला जाएगा, और डेल्टा एल, तो डेल्टा एल, अब ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो ये सब कांस्टेंट हो गए, है ना, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एल स्क्वायर के, तो ये एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए, डेल्टा एल एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब इन दोनों का हम ग्राफ बनाए, एल का और डेल्टा एल का और एल स्क्वायर का, तो आपकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये बोल रहा था ये, तो सही बात है, देख लो किस किस के बीच में, डेल्टा एल और एल स्क्वायर, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। यहां पे रिलेशन आता 1/L स्क्वायर, तो वो आंसर आ रहा होता। ठीक है, तो कई बार ऑप्शंस को देख के और फिर हमें
सेट करना होता है कि किस तरीके से करना है अपने को, ठीक है। तो क्वेश्चन का समझो तरीका कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन अपना 13 का क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं, एक बार देख लो इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वायर्स, 4 वायर की कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है, और सेम मटेरियल, मतलब सेम मटेरियल मतलब यंग मॉडुलस इनका सेम रखना है अपने को, ठीक है। विच ऑफ द विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सटेंशन कौन सा होगा यदि सेम टेंशन है तो, सेम टेंशन मतलब फोर्स कांस्टेंट है तो, फोर्स सब में सेम लगाया है तो सबसे ज्यादा एक्सटेंशन किस में होगा। अभी अभी वही वापस यंग मॉडुलस का फॉर्मूला F अपॉन A इंटू डेल्टा L अपॉन L, ऊपर चला जाएगा। ये बोल रहा है सेम मटेरियल मतलब ये कांस्टेंट रहने वाला है, F कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो और किसके बारे में पूछ रहा है, इलोंगेशन है ना, लार्जेस्ट मतलब डेल्टा L, तो डेल्टा L इक्वल टू क्या लिख सकते हो, F L अपॉन YA ये लिख सकते हो। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो डेल्टा L किस पे डिपेंड कर रहा है, L अपॉन A पे, ठीक है। मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा होगी और जिसका एरिया कम होगा उसका सबसे ज्यादा एलोंगेशन होगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मैच करना है तुम्हें कि सबसे कम एरिया, मतलब ये सबसे कम होना चाहिए और ये सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो सबसे कम एरिया किस में आएगा। देखो यहां पे कितना है, ये 0.5, ये पॉइंट इधर आ गया, 0.5 mm है, ध्यान रखना है, ठीक है। 0.5 mm है ये, 1 mm 2 mm 3 mm, और ये 50 सेंटीमीटर 100 200 300। हमें लग तो ऐसा रहा है कि इसका होना चाहिए, है ना, क्योंकि ज्यादा लेंथ है, लेकिन एरिया में ध्यान रखो 0.5 mm है वो, है ना, तो उसका एरिया है ना, इसका एरिया सबसे कम होगा क्योंकि आपका डायमीटर दे रखा है, इसका भी आधा करोगे तो डायमीटर का हाफ करोगे जब जाके रेडियस आएगी, और रेडियस का स्क्वायर करोगे पाई इंटू आर स्क्वायर करोगे, तो यहां पे तुम लिखोगे पाई इंटू ये इसका स्क्वायर करके लिखोगे तो डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो ये 4, अब ये 4 ऊपर जाएगा जब तुम डेल्टा एल की वैल्यू पता कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहां पे आएगा 4L अपॉन ये A, इसमें पाई डी स्क्वायर, तो इसमें डी स्क्वायर की वैल्यू जब तुम पुट करके देखोगे, इसको कैलकुलेट करके देखना एक एक चीज को, ये तो कांस्टेंट है, L अपॉन डी स्क्वायर से कंपेयर करोगे अब तुम, ठीक है। तो L अपॉन डी स्क्वायर, तो L अपॉन डी स्क्वायर की किसकी ज्यादा वैल्यू है वो पता करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये L अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू इसमें ध्यान रखना, करके देखना यही ज्यादा आएगा, लेंथ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेंथ तो है ना ऐसे बढ़ रही है, लेकिन ये इसका स्क्वायर में बढ़ रही है, ध्यान रखना। तो इसका स्क्वायर का ज्यादा नंबर का डिवाइड दोगे ना तो ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ हम आगे वाले चैप्टर फ्लूइड में मिलेंगे, तब तक तुम बेस्ट प्रैक्टिस करो, ये छोटा सा चैप्टर है, इसकी जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक ही दिन में सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।